जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को ख़त्म करते हुए हम आए हैं द मौर्यन एम्पायर पे। मौर्यन एम्पायर या फिर कह लो द मौर्यन डायनेस्टी, जो कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की कहानी है। सिर्फ और सिर्फ इनकी नहीं, इनके अतीत से भी जुड़ी कहानी है। एक समय था जब मगध के राजा धनानंद हुआ करते थे। धनानंद एक बहुत ज़्यादा लालची राजा थे, लेकिन चाणक्य के जो पिताजी थे वो एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होने के साथ साथ वो एक लेखक भी थे, जो कि पॉलिटिकल लाइफ ऑफ, जब आर्यंस की पॉलिटिकल लाइफ उस समय में क्या थी उसके बारे में लिखते थे। तो उन्हें जो मगध के जो राजा थे धनानंद, उनसे बहुत ज़्यादा द्वेष था। द्वेष इन द सेंस उन्हें पसंद नहीं थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करते थे। किसी भी पर्सन को इन्होंने छोड़ा नहीं था धनानंद ने जिससे वो टैक्स ना वसूल करते हो। वो लैंड के बेसिस के ऊपर टैक्स वसूल करते थे। अगर बहुत अच्छा लैंड है तो उससे अंदर से 1/4 ऑफ द टैक्स वो वसूल कर लेते थे। ये कहानी सिर्फ उनके तक सीमित नहीं रहती है। उनके जो धनानंद थे उनका एक मंत्री भी थे, जिनके साथ मिलकर चंद्रगुप्त मतलब जो चाणक्य थे उनके पिताजी और वो जो मंत्री थे, उन दोनों ने मिलकर एक राज रचा था, जिसके अंदर उनका जो प्लान था वो था उनकी हत्या कर देनी। किनकी? धनानंद की। जबकि ये बात जो धनानंद राजा थे उनके पास कैसे भी करके पहुंच गई, जिसके कारण उसने कौटिल्य के जो पिताजी थे, मतलब चाणक्य के जो पिताजी थे, उनका सर धड़ से अलग करके टांग दिया था। अब उस समय की बात है जब चाणक्य जो थे वो सिर्फ और सिर्फ 14 वर्ष के थे। डरते डरते वो गए रात के अंधेरों में, अपने जो पिताजी थे उनका मस्तक उठाया और फिर उनका क्रियाक्रम उन्होंने अकेले ही किया था। उसके बाद उनके अंदर एक क्रोध था, एक रिवेंज का भावना था, जो उन्होंने कड़ी तपस्या की। उस जगह से मगध से निकल गए, कहीं और जाकर बसे। फिर वहाँ पर उन्हें, जब वो बहुत ज़्यादा इन सब पॉलिटिकल लाइफ के बारे में जान गए, क्या होता है, कैसे करके कोई समाज चलाया जाता है, उसके बाद इन्होंने कई सारी किताबें लिखी, कैसे करके एक राजा को एक राज्य संभालना चाहिए। हालांकि ये ब्राह्मण थे, इस वजह से ये खुद एक किसी राज्य को चलाने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे थे। मतलब इन्हें अंदर से था कि मैं किसी राज्य को नहीं चलाऊँगा, चलाएगा तो कोई और, जो कि क्षत्रिय होना चाहिए। तो इन्होंने एक बालक को देखा जो कि बहुत छोटा आयु का, बहुत छोटी उम्र का था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। उसे लिया, उसे सारी ट्रेनिंग्स दी। उसके बाद वो बना चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने धनानंद को हराया चाणक्य की मदद से। उसके बाद इस मौर्यन एम्पायर को खड़ा किया अपने बल पे। ये जो कहानी है मौर्यन एम्पायर की, सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त तक ही सीमित नहीं रहती। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे आए, उनके बाद उनके बेटे आए, उनके बाद जो बेटे आए थे उनका नाम था अशोक। अशोक के बाद इस डायनेस्टी की अंत हो जाती है। क्यों होती है वो सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, और क्यों होती है इसका लिंक जो है वो लास्ट वाले लेक्चर के साथ लिंक्ड है, मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म वाले वीडियो के साथ लिंक्ड है। सो आपने अगर वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। जो मौर्यन एम्पायर है, इसकी शुरुआत होती है 322 BC में, और इसका अंत हो जाता है 182 BC के अंदर। ठीक है, अब हमें पता कैसे चला कि मौर्यन एम्पायर कब तक था, कितना विशाल था, कितने राज्यों तक फैला था, क्या सिर्फ और सिर्फ मगध तक ही राज्य था या फिर वो साउथ और नॉर्थ में भी अपनी छाप छोड़ा था। इन सब के बारे में हमें रिसोर्सेज जो थी वो दो मिली है। पहला लिटरली रिसोर्सेज माने कागजात, और दूसरा आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम फोकस करेंगे लिटरली रिसोर्सेज के ऊपर। तो कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। उस समय इंडिया के अंदर और भी सारे फॉरेन ट्रेडर्स घुसना चाहते थे, पर उन सबको पछाड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक उनमें से ही एक और ट्रेडर था, एक ग्रीक ट्रेडर था जिसका नाम था सेलेस्कस। सेलेस्कस एक ग्रीक राजा था, ठीक है, जो चाहता था कि इंडिया के अंदर इन्वेशन कर सके, पर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे रोका, इसके साथ लड़ाई की, और कहा जाता है लड़ाई सेलेस्कस हार गया था, और या फिर कह लो ये हार गया था लेकिन इसकी जान बख्श दी गई थी। इसके पीछे कहा जाता है कि सेलेस्कस की एक बेटी थी, डॉटर थी। इसने अब चंद्रगुप्त के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि देखो मैं इंडिया से बाहर ही रहूँगा, पर इसके बदले तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी बेटी से शादी की थी, ये कहा जाता है। ठीक, सेलेस्कस को इन्होंने हराया था। तो सेलेस्कस के एक मंत्री थे, या फिर कह लो उनका एक फिलोसोफर था। इनका क्या था? सेलेस्कस का क्या था? एक ग्रीक फिलोसोफर था, जिसका नाम क्या था? मैगस्थनीज। ये बोला, जो सेलेस्कस था, इन्होंने बोला कि देखो हमें इंडिया बहुत अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर रहें, उसकी स्टडी करें। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा हाँ ठीक है, ज़रूर आप रखिए, आप तो हमारे लिए मेहमान तौर पे, मतलब उनके क्या थे, ससुर जी थे, तो बोलते कि हाँ आप हमारे लिए क्या है, मेहमान हैं, आप हमारे रिश्तेदार हैं। तो सेलेस्कस ने मैगस्थनीज को भेजा था, जो कि क्या था, एक ग्रीक फिलोसोफर था। ये इंडिया के अंदर आया, मौर्यन एम्पायर में रहा, और वहाँ पे कितने सालों तक रहा था? ये रहा था 5 सालों तक। 5 ईयर्स तक इसने मौर्यन एम्पायर के अंदर रहा। वहाँ के पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इन सारी लाइफ के ऊपर उसने ध्यान दिया।
उसके बाद इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इस किताब को लिखकर हमें पता चला कि उस समय मौर्यन एम्पायर मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के तहत अंतर्गत में मौर्यन एम्पायर कितना विशाल, कितना अच्छा था, ये हमें इसकी किताब इंडिका बताती है। सेकंड थी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन है? कौटिल्य है चाणक्य। जैसे मैंने बताया कि जो चाणक्य थे वो क्या थे, एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होने के साथ साथ भी वो लिखाई मतलब लेखक भी थे। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी कौटिल्यज अर्थशास्त्र। इस वक्त इन्होंने अपना जो राइटर का नाम मतलब चाणक्य ना रखकर इन्होंने कौटिल्य रखा था। कौटिल्य क्यों रखा था? क्योंकि इस वक्त इन्होंने अपनी कौटिल्य बुद्धि इस्तेमाल की थी, मतलब इन्होंने अपना जो माइंड था वो इस वे में इस्तेमाल किया था कि एक राजा को अपनी सभा को कैसे चलाना चाहिए, अपने राज्य को कैसे करके मेंटेन करना चाहिए। इसलिए इस किताब को हम कहते हैं कौटिल्यज अर्थशास्त्र। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था? पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी इसके बारे में इन्होंने बताया था। साथ ही साथ वहाँ का आर्किटेक्चर कैसा था, आर्ट्स के बारे में बताया था, लिटरेचर के बारे में बताया था। इन सब चीज़ों के बारे में हमें कौटिल्य की अर्थशास्त्र किताब में से पता चलती है। फिर हमारे पास एक और किताब है, एक्चुअली ये एक टाइप का क्या है, ड्रामा है, किताब नहीं मतलब किताब एक कैसा, जैसे मान लो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक ड्रामा है, बट वो किस फॉर्म में, एक बुक के फॉर्म में। तो वैसे एक ड्रामा था जिसका नाम था मुद्र रक्षा, जिसके अंदर हमें चंद्रगुप्त एंड चाणक्य की जो रिलेशनशिप है, जो फ्रेंडशिप है, जो टीचर और स्टूडेंट का होता है, उन सब के बारे में हमें इससे पता चलता है। इस ड्रामा के अंदर पूरे अच्छे से लिखा गया, वर्णन किया गया कि कैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों की वजह से मगध साम्राज्य दनानंद मतलब नंदा डायनेस्टी से होकर मौर्यन डायनेस्टी के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये स्टोरी बताती है। फिर हमें जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि मौर्यन एम्पायर कैसा था। जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये जो चंद्रगुप्त थे और इनके जो बेटे थे मतलब पोते, जो लास्ट वाले थे कौन, अशोका। जो अशोका थे वो क्या थे, एक बुद्धिस्ट थे, इन्होंने बुद्ध धर्म को फॉलो किया था। और जो चंद्रगुप्त थे वो जैन थे, इन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया था, ठीक है। उसके बाद हमें पुराण से भी पता चलती है कि जो मौर्यन एम्पायर था वो कैसा था। दो पुराण है, पहला नंदास पुराण मतलब नंद के पुराण, और फिर है अंधरास पुराण। इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता, मतलब ये क्या है, लिटरली सोर्सेस है कि कागजी तौर पे किताबें या फिर पुराण, ड्रामा, इन सबको मिला के हमें पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त के समय में या फिर अशोक के समय में कैसा था, कितना विशाल था और कहाँ कहाँ तक इसकी साम्राज्य फैला हुआ था। आगे देखेंगे हम आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस है वो क्या कहते हैं इस डायनेस्टी के बारे में। अब देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या थे, जिससे हमें मतलब हमें कौन कौन सी गुफाएं, कौन कौन से पिलर्स, कौन कौन से रॉक्स के ऊपर से हमें रिसोर्सेज मिले कि जो मौर्यन एम्पायर था वो एग्जिस्ट करता था, इसके राजा कौन कौन रह चुके थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क ऑफ आर्ट्स के बारे में। मतलब हमें स्तूपास मिले, विहराज मिले, पिलर्स मिले और केव्स मिले, जो हमें बताते थे कि मौर्यन एम्पायर था, है नहीं एक्चुअली था, मौर्यन एम्पायर था। इसके राजा कौन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या क्या विशेषताएं थी, अशोका की क्या क्या विशेषताएं थी, जो समुद्रगुप्त थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। इन सब के बारे में आपको स्तूपास, विहराज, पिलर्स, केव से पता चलता है। कैसे पता चलता है? हमने यहाँ पर देखा इंजीनियरिंग, मतलब इनके ऊपर बनावटें कुछ इस प्रकार से थी, इतनी अच्छे तरीके से बनावटें थी। मतलब चंद्रगुप्त की मूर्ति बनाई गई थी, उनके इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, उनके लैंग्वेज में लिखे गए थे। इन सब के बारे में मतलब इससे हमें पता चला कि उस समय में भी इंजीनियरिंग एग्जिस्ट करता था। हमें पॉलिशिंग का आर्ट पता चला, मतलब किसी भी मूर्ति को अगर बनाते हैं तो उसका लास्ट फाइनल पॉलिशिंग देते हैं, चमक देते हैं, जिससे वो मूर्ति बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये सब हमें पता है कि उस समय भी पॉलिशिंग, आर्ट, इंजीनियरिंग ये सब एग्जिस्ट करते थे। सेकेंड थिंग हमें पता चला इंस्क्रिप्शन से इस मौर्यन एम्पायर के बारे में। इंस्क्रिप्शंस मतलब लिखावटें। जैसे मान लो एक पिलर है, पिलर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई होती हैं, उसको बोलते हैं लोग इंस्क्रिप्शन। ये वेरी करता है डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर मिलता है। जैसे कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म के अंदर भी लिखा, मतलब अंत में पढ़ा कि जो एलोरा की गुफाएं थी, अजंता की गुफाएं थी, उनसे हमें पता चला कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म नाम के दो धर्म बने हुए थे। कब बने थे ये सब के बारे में उन्हें इंस्क्रिप्शन से पता चला। वैसे ही हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में भी इन्हीं इंस्क्रिप्शन से ही पता चला था। इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ पर थी? तो पिलर्स पे थी, रॉक्स पे थी, केव्स पे थी, ठीक है। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये हमें अशोकास धर्म के बारे में बताता है।
अशोक का धर्म, इस चैप्टर के अंत में हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पर फिलहाल के लिए इतना समझो, इन इंस्क्रिप्शन के ऊपर से हमें क्या मिला, हमें मिला ये कि अशोक का धर्म क्या था, उनका कैरेक्टर कैसा था, इनके यहाँ लैंग्वेज कौन सी थी, और किस टाइप से एडुकेशन की फैसिलिटीज़ या फिर कौन सा एडुकेशन सिस्टम उस टाइम पे था, इन सब के बारे में हमें कहाँ पता चला, कैसे पता चला, इन इंस्क्रिप्शंस के से ही पता चला। फिर हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है एडिक्ट्स ऑफ अशोका। जैसे कि जो महावीर थे या फिर जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने अपने कुछ पाथ्स बताए थे जिससे हमें मोक्ष मिले, वैसे ही अशोक ने भी हमें कुछ एडिक्ट्स बताए थे जिससे हमें मोक्ष मिल सके, या फिर कह लो ऐसा एडिक्ट्स मतलब ऐसे पाथ जिसे फॉलो करके हम क्या बन सकते हैं, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। इसके बारे में चर्चा है आपकी किताब में। बेसिकली आपके बुक में कितना लिखा गया है 7, बट ओरिजिनल ये कितना था 14 था, ठीक है, मतलब 14 एडिक्ट्स ऑफ अशोका कहा जाता है इसे, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 7, सो हम बस इस 7 के ऊपर ही फोकस करेंगे, ठीक है। फिर हमें पता चला सांची स्तूपा से। सांची स्तूपा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लो। अगर एग्जाम में आया कि व्हाट वर द सोर्सेस जिससे तुम्हें पता चला कि ये मौर्यन एम्पायर एग्जिस्ट करता है, तो तुम्हें कुछ नहीं याद आ रहा हो ना, तो तुम बस सांची स्तूपा लिख रहा हो, 2 पॉइंट लिखना, एक सांची स्तूपा लिख दो और एक दूसरा लिख देना कौटिल्य अर्थशास्त्र, बस इतना लिख दो, तुम्हें 2 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तुम्हें सारे के सारे पॉइंट्स याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम बस 2 याद करो, सांची स्तूपा और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। या फिर तुम इंडिका वाले का भी इस्तेमाल याद कर सकते हो, किसने दिया था, मैगनीज, ठीक है। तुम्हें जो आसान पड़ रहा है वो तुम याद कर लो, लेकिन सांची स्तूपा ज़रूर से ज़रूर याद करना। पहले बताओ मुझे कि स्तूपा का मतलब क्या होता है। स्तूपा लास्ट वीडियो में भी सुना था जैनिज्म और बुद्धिज़्म के अंदर, तो इस स्तूपा का मतलब होता है स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्धा की वो बॉडी जो कि स्पिरिचुअल। हम मानते हैं कि बुद्धा एग्जिस्ट करते थे, यहाँ पे भी 2 टाइप में डिवाइड हो गया था। एक जो मानते हैं कि बुद्धा ने खुद स्वयं मार्ग मतलब खुद से ही मोक्ष की प्राप्ति की, और दूसरे मानते हैं कि देखो यार जो बुद्धा है वो भगवान का रूप है और तुम्हें मोक्ष मिलेगा कि नहीं ये बुद्धा के हाथों में, ठीक है। तो ये एक टाइप का जो स्तूपा होता है वो क्या होता है, स्पिरिचुअल बॉडी होती है बुद्धा की, ठीक है। ये हमें कहाँ मिला, सांची। सांची क्या है, सांची एक जगह है, कहाँ पर, भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है, तो एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है सांची, वहाँ पर हमें स्तूपा मिली। और किसने बनवाया था ये सांची स्तूपा, ये बनवाया था अशोका द ग्रेट ने, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे और क्या क्या सोर्सेस वो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी फॉलोड बाय बिंदुसार और अशोका द ग्रेट के बारे में। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो एम्पायर था वो मगध के जो पहले राजा थे, कौन राजा थे, धनानंद, उनको मार के हासिल किया था, उन्हें हरा के हासिल किया था। और वो जो मौर्य एम्पायर था वो कहाँ था, मगध के वक्त ही, मगध के राज्य के तक ही सीमित था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इस मगध को लेकर नॉर्थ इंडिया तक अपना पूरा राज्य फैलाया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर को सिर्फ पंजाब या फिर मगध तक ही सीमित नहीं रखा, उसे पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलाया, ठीक है। बात करें तो इन्होंने एक सेलेस्कस नाम के फॉरेनर जो कि इन्वेशन करना चाहता था इंडिया के अंदर, उसे हराया था। और उसको हराने के बाद इन्होंने अपने जो टेरिटरीज थी वो हिंदू कुश तक फैला ली। सेलेस्कस ने क्या रखा था, एक इनाम नहीं, एक क्या बोलते हैं उसे, एक शर्त रखी थी कि तुम मेरी बेटी जिसका नाम था हेलेना, इससे तुम शादी करोगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी बात और इज्जत दोनों रखते हुए उससे शादी कर ली थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 BC के अंदर क्या कर लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था। और अगर आपने जैन धर्म वाली मतलब जैनिज्म और बुद्धिज्म वाली अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे 2 लोग निकल चुके थे, जैन धर्म के 2 सेक्ट्स हो गए थे। कौन कौन थे, भद्र बहादुर और स्थूल बहादुर। तो इन्होंने भद्र बहादुर के अंडर इन्फ्लुएंस में आकर, मैंने उन्हें अपना गुरु मानकर इन्होंने जैन धर्म को 290 BC के अंदर अपना लिया था। इनके बाद इनके बेटे आए थे, उनकी कहानी बाद में, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, उनकी सिविकल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, इनका सिविक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और साथ ही साथ इनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। सबसे पहले हम फोकस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या हुआ करते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सबसे बड़ा था किंग, और किंग ही क्या था, हाईएस्ट पद था। मतलब किंग के आगे सब कोई छोटा, चंद्रगुप्त मौर्य के आगे सब कोई छोटा। पर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, धनानंद के नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया जाता था। किसका वेलफेयर, पीपल का। वी द पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जो करेंगे वो लोगों के लिए ही करेंगे। वो टैक्स भी वसूलते थे धनानंद की तरह ही, पर वो क्या करते थे, उसे रोड्स में, हॉस्पिटल बनाने में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। यही फर्क होता है एक अच्छे राजा और एक बुरे राजा के अंदर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, इन्होंने भी रखा था भाई किंग जो है वो सबसे हाईएस्ट पद है। उसके बाद इनका मंत्री परिषद हुआ करते थे, 2-3 मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने
4 टाइप से विभाजित किया था, मतलब 4 सेक्टर में बांटा था। कौन कौन सा सेक्टर था वो? अध्यकाश हुआ, अमत्याज हुआ, महामंत्र हुआ और प्रदेशक का हो, ठीक है। तो इन 4 हिसाबों से, जैसे मान लो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर होता है एक सब इंस्पेक्टर, ASI, हवलदार, ऐसे होता है ना। तो इन्होंने भी कुछ इस तरीके से ही इनका डिवीज़न किया था। फिर बात करें, ये फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है। ये है सेकंड पॉइंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या थी। तो इन्होंने अपना 4 प्रोविंशियल ठिकाने बनाए थे। प्रोविंशियल मतलब जहाँ से उन्हें पैसे वगैरह मिल रहे हो, जहाँ से उनका ट्रेड वगैरह हो रहा हो। सबसे पहला था मगध, जो कि मेन हेडक्वार्टर था। फिर था तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान के साइड में है। फिर था उज्जैन, उसके बाद था फिर वो स्वर्ग नगरी, ठीक है, स्वर्ग नहीं, स्वर्ण नगरी, ठीक है। तो 4 चीज़ थे, मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्ण नगरी, ठीक है। ये थी इनकी 4 मेन ठिकाना कह लो, अड्डा कह लो, जहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड वगैरह हुआ करता था। फिर रेवेन्यू सिस्टम के अंदर बात करें तो इनका पूरा का पूरा जो पैसा था वो मोस्टली लैंड रेवेन्यू से ही आता था। और लैंड रेवेन्यू मैंने आपको बताया ना कैसे होता था। देखो, लैंड रेवेन्यू होता ही ऐसे था कि अगर कोई किसी का ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा उगा, इस साल मान लो अगर किसी का ज़मीन बहुत ज़्यादा उगा तो उसके अंदर से हम लोग कितना टैक्स लेंगे? 1/4 टैक्स लेंगे। कितना टैक्स लेंगे? 1/4 टैक्स लेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं उस ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा खेती नहीं हुई, कम खेती हुई, तो वो कहाँ टैक्स लेंगे हम लोग? 1/6 ऑफ द टैक्स लेंगे, ठीक है। मतलब जैसे तुम्हारी खेती उस हिसाब से तुम टैक्स, तो बहुत अच्छी खेती हुई तुम 1/4 दो, थोड़ी सी कम हो गई तो तुम 1/6 दो। मतलब यहाँ पे लोगों को नुकसान ना पहुँचे, उन्हें अनाज की कमी ना हो, उनके घर में अनाज ना हो या फिर उन्हें गरीबी ना दिखनी पड़े, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया था। लेकिन वहीं धनानंद के साम्राज्य में ये नहीं था, ठीक है। इसलिए उन्हें सब कुछ हटाने के पीछे पड़ा था, ठीक है। अब ये पूछो कि लैंड रेवेन्यू का ये करते क्या थे। तो लैंड रेवेन्यू का ये रोड्स बनवाते थे, जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। अब ये नहीं कि सीमेंट मिट्टी का रोड, उस ज़माने में जो फैसिलिटीज़ थी उस हिसाब से वो रोड बनवाते थे। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल बनवाते थे, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी लाते थे, जिससे क्या हो, अगले साल फिर से खेती हो, ज़्यादा खेती होगी तो इन्हें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो जिससे इन्हें फ़ायदा हो रहा था और जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा था, उन सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने क्या किया? काम किया। फिर बात करते हैं इनकी मिलिट्री पावर कैसी थी। तो इनके पास 6 लाख सैनिक थे, 6 लाख, ठीक है। उनके साथ साथ क्या थे? 30,000 कैवलरी थे, 9,000 हाथियाँ हुआ करती थी और 8,000 चैरियट्स हुआ करते थे। लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? स्पाई। समझ में नहीं है। देखो, एक राजा ताकतवर होता है, पर अगर उसी राजा का मंत्री अगर घुसपैठिया निकले या फिर द्रोही निकले तो उस राजा की कोई पावर नहीं होती। जैसे रावण का अपना भाई विभीषण, उसने उन्हें मरवा दिया था, वही बात है। तो इन्होंने क्या किया था? अपने आसपास के जितने भी नेबर्स थे उन सब के अंदर क्या करवाया था? स्पाई बैठा रखे थे। जो भी राज्य के अंदर क्या क्या उनके पास कितनी सैनिक है, तो जितनी मान लो उनके पास 1 लाख सैनिक है तो उन्होंने अपने सैनिक और बढ़ा लिए। उनके पास मान लो 2,000 हाथी, तो उन्होंने अपने हाथी और बढ़ा लिए। तो जैसे दिख रहा था कि अब हमें तो नहीं पता चलेगा ना, इस राज्य को पता नहीं चलने वाला कि उस राज्य कौन सी प्लानिंग करे, लेकिन उसके अंदर स्पाई है तो स्पाई बोल देगा कि महाराज आप सतर्क रहिए, आज रात को हमला होने वाला है। तो सारी सेना तो ऑलरेडी तैयार है, तुम आओ हम भी फाइट करेंगे। तो ये था स्पाई की पावर, और ये स्पाई हर जगह फैला के रखे थे। फिर बात करते हैं सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इनके जो पैलेसेस हुआ करते थे और साथ ही साथ लोगों के जो घर हुआ करते थे वो पत्थरों के नहीं, वो वुड्स के बने हुए करते थे। इन्होंने फॉरेनर के संग जो है बहुत अच्छा तालमेल बना के रखा था, ठीक है। जो भी फॉरेनर्स के जितनी भी नीड्स थी उन सबको पूरा, उनको मतलब एकदम बोलते ना सम्मान और मान के साथ रखा गया था, ठीक है। इन्होंने बर्थ और डेथ के ऊपर भी रिकॉर्ड रखा था, मतलब कितने आदमी इनके अंडर ये भी काम करते थे कि आज कितने लोगों ने जन्म लिया, आज कितने लोगों की मृत्यु हो गई, इसके ऊपर भी ध्यान रखा गया था। साथ ही साथ इनका ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर बहुत अच्छा पकड़ था, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, कौन सी चीज़ें किस राज्य को चाहिए। फॉरेनर्स में भी इनके साथ क्या होते थे? ट्रेड हुआ करते थे। तो उस वक्त क्या थी? इंडिया क्या थी? सोने की चिड़िया थी। और कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहा जाता है कि ये जो मौर्यन एम्पायर था इसने ही इंडिया को डार्कनेस से लेकर लाइट की तरफ लाया था, अंधेरे से उजाले की तरफ यही लाया था, ठीक है। इन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर बहुत अच्छा नज़र रखा, मतलब ख़राब प्रोडक्ट नहीं बेचते थे तो एकदम कड़क चीज़, ठीक है। फिर टैक्स कलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान था, क्योंकि यही सारे सोर्सेस है जिससे इन्हें पैसे मिलते, ठीक है। सो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, उनके साथ साथ उनके साम्राज्य के अंदर क्या क्या होता था, इसकी कहानी खत्म। कुछ देर में हम लोग बात करेंगे इनके बेटे के बारे में। बिंदुसारा की कहानी भले छोटी सी हो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ पार्ट के ऊपर कब्जा बनाया था, तो वहीं बिंदुसारा ने क्या किया था? साउदर्न पार्ट को कैप्चर कर लिया था। इन्होंने साउदर्न पार्ट के अंदर अपना हाथ फेंका और उसे अपने मुट्ठी में कर लिया था। कहा जाता है इनके 101 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 101 बच्चे थे, ठीक है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के डेथ के बाद इन्होंने अपनी पापा की राजगद्दी पे हाथ पकड़ा और उसे बहुत अच्छे तरीके से सफल किया था, ठीक है। जैसे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनकी दोस्ती इनके साथ थी, सिलिकस के साथ थी,
क्योंकि उनको इनकी बेटी के साथ इन्होंने शादी किया था और साथ ही साथ उनको हराया भी था। वैसे ही जो बिंदुसरा है इनकी एंटिकस के साथ थे जो कि सीरिया के थे। साथ ही साथ इनको एक टाइटल दिया था जो कि था अमित घात, मतलब वो जैसे कि ब्रेक डाउन करें तो उसे क्या होगा, अमित्र घात, मतलब जो तुम इनका फ्रेंड नहीं हुआ करता था उससे ये उनका जो भी राज्य था उन्हें हटा लेते थे, अपने कब्जे में ले लेते थे। जो इनका दोस्त है उनका राज्य सही सलामत था, जैसे जो इनका दोस्त नहीं था उनके राज्य को ये अपने अंडर कंट्रोल ले लेते थे। तो इसलिए इनका नाम इनको एक टाइटल दिया गया था अमृत घाट। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, एंटिकस के साथ दोस्ती बना के रखी थी। इनके 101 चिल्ड्रन थे। इन्होंने 25 सालों तक राज्य किया अपने पापा के जाने के बाद। पापा के जाने का मतलब क्या, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया उसके बाद इन्होंने राजगद्दी संभाली और साथ ही साथ पापा का नाम रोशन करते हुए इन्होंने नॉर्दर्न के साथ साथ साउदर्न पार्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अब बारी है हमारे हीरो की, जिनके साथ हम लोग दी ग्रेट जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं उसकी भी कहानी समझेंगे। चलिए चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे पहुंचते हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे अशोका दी ग्रेट की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि अशोका को दी ग्रेट क्यों कहते हैं? हम लोगों ने 3 लोगों को बहुत ज़्यादा महान समझा है, मतलब दी ग्रेट उनके आगे जोड़ा है। पहला अलेक्जेंडर दी ग्रेट, फिर अशोका दी ग्रेट, फिर अकबर दी ग्रेट। ठीक है, अकबर दी ग्रेट की कहानी जब उनका चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए समझते हैं अलेक्जेंडर दी ग्रेट को दी ग्रेट क्यों कहा गया। अलेक्जेंडर को इसलिए दी ग्रेट कहा गया क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी मिलिट्री स्ट्रेटजी थी। उनसे ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रेटजी सबसे अच्छा होना किसी के पास नहीं था, सबसे बेस्ट उनके पास था। उसके बाद अशोका दी ग्रेट को क्यों बोला गया, क्योंकि अशोका जो थे बहुत बड़े राजा थे। उनके राजा कितने बड़े राजा थे उनके बारे में बात करेंगे कुछ क्षणों के बाद। लेकिन ये इतने बड़े राजा होने के बाद भी इन्होंने अपना जो धर्म था, बौद्ध धर्म, उसे शांतिपूर्वक फैलाया था। वो चाहते तो सबको फोर्स कर सकते थे कि देखो तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना है, तुम्हें बुद्ध धर्म को फॉलो करना है, पर इन्होंने नहीं किया। इनकी वही विशेषता थी, इन्होंने सबको शांतिपूर्वक, देखो तुम्हें सबको जो बौद्ध धर्म है उसकी महानता बताई, जिसे फॉलो करना था वो कर लिया, जिसे नहीं करना था वो नहीं किया। उन्होंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया था, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, महान बोलते हैं, मतलब दी ग्रेट बोलते हैं। इनके जब बिंदुसुर थे उनके 101 बच्चे थे। ठीक है, और ये जो थे ये सबसे बड़े बच्चे नहीं थे। इनसे बड़ा एक और भाई था जिसने, जैसे मैंने आपको बिंदुसुर के बारे में, जब चंद्रगुप्त के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पे हमने 4 मेजर प्रोविंशियल एरियाज देखी थी, मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णनगरी, जिसके अंदर ये जो थे अशोका, ये उज्जैन को संभालते थे। बिंदुसुर के बाद ये किसको संभालते थे, उज्जैन को संभालते थे। वहीं इनका जो सबसे बड़ा भाई था, मतलब बिंदुसुर का सबसे बड़ा बेटा, वो तक्षशिला को संभालता था। अगर मैप में देखें तो जो तक्षशिला है वो ये वाले इलाके में आता है, मतलब ये अगर मान लो हमारा इंडिया है तो ये एकदम एंड पॉइंट पे आता है, मतलब पाकिस्तान वाले साइड में आता है। वहीं जो उज्जैन है वो थोड़ा सेंटर साइड में आता है। ठीक है, तो इन्हें सबको लगता था, जो बिंदुसुर का जो सबसे बड़ा बेटा है शिशुम नाम था, तो वो उतना बड़ा, बहुत ज़्यादा एरोगेंट जो राजा था ना, बहुत ज़्यादा एरोगेंट था। वो बहुत ज़्यादा निर्मल नहीं था, बहुत ज़्यादा काइंड नहीं था। वो कितना था, वो क्या था, बहुत ज़्यादा एरोगेंट था। इसीलिए लोगों को कौन पसंद था, अशोक, क्योंकि बहुत ज़्यादा विनम्र पहले से ही थे। तो लोगों ने, जो इनके मंत्री थे, इन्होंने बोला कि देखिए हमें लगता है कि आप राजा बनने के लायक हैं इस पूरे मौर्य समाज के, तो अगर आप चाहें तो प्लीज़ आप आगे आएँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उज्जैन में संभाल ही रहा हूँ, वैसे भी मैं इंडिया के सेंटर के अंदर हूँ, मतलब उस वक्त तो सब कुछ इंडिया ही था वैसे। लेकिन इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अपने हाथों में अपनी गद्दी, मतलब अपने पापा की गद्दी लेने के लिए तैयार हूँ। तो अगर आप देखें तो इनके जीवन में वो कौन सा मोड़ आया था जिसके बाद इन्होंने सोचा कि मुझे अब इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे अब बौद्ध धर्म को प्रचित करना है, उसको अपनाना है। तो वो टाइम था कलिंगा वॉर के वक्त का एरिया, मतलब टाइम। हुआ क्या था, अगर मान लो ये उज्जैन है और ये मगध है, ये मौर्यन एम्पायर मान लो अगर ऐसे फैला है, तो इस साइड में एक इंडिपेंडेंट राज्य एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था कलिंग। क्या नाम था, कलिंग। एक इंडिपेंडेंट राज्य इतने बड़े मौर्यन एम्पायर साइड, जो मौर्यन एम्पायर है उसके जस्ट बगल में एग्जिस्ट करना था, वो भी इंडिपेंडेंट। उसे ना तो किसी ने छेड़ा नहीं था, पता नहीं उसमें क्या बात थी, लेकिन वो इतने सालों से, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से वो अकेला था, इंडिपेंडेंट था। तो फिर इन्होंने बोला कि देखो यार, पापा ने तो साउथ में हाथ मार ही दिया है और दादाजी तो भाई मगध को संभाल ही, मतलब मगध को अपने कब्जे में ला ही चुके हैं, ये मेरे बगल में क्या कर रहा है, चलो अपने मौर्यन एम्पायर को थोड़ा और फैलाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, कलिंगा के ऊपर अटैक किया और वहाँ पर जब सब कुछ जीत गए, कलिंगा वार को जब इन्होंने जीत लिया, 261 में ये वार हुआ था, लेकिन उसके बाद जब जीत गए तो ये एक राउंड पे निकले। और जब राउंड पे निकले ना, तो इन्होंने देखा बहुत ज़्यादा आदमी, सिविलियंस, बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग, सब कोई खून से लथपथ था। इन्होंने देखा 100,000 पीपल वहाँ उस वार के अंदर मरे थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून, कोहरा, एकदम काला धुआं, यही सब था। इस दृश्य को देखकर कुछ क्लिक कर गया उन्हें। उसके बाद से इन्होंने
इन सब चीज़ों को छोड़ दिया, वॉर वगैरह सब करना छोड़ दिया, ठीक है। फिर इन सारे इस सिचुएशन को देखने के बाद वो अब गए एक गुरुजी के पास जिनका नाम था उपगुप्ता, वहाँ पर गए और इन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया, ठीक है। इन्होंने धर्म विजय को अपनाया, इन्होंने धर्म विजय को प्रीच किया, इन्होंने साथ ही साथ क्या किया, बुद्धिज़्म को भी प्रीच किया। धर्म विजय माने धर्म के ऊपर विजय, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इनका एक धर्म मतलब इन्होंने अपना क्या किया, जैसे गौतम बुद्ध ने बुद्धिज़्म की फॉलो मतलब प्रीच करवाया, वैसे इन्होंने बुद्धिज़्म प्रीच करवाने के साथ साथ ये एक राजा थे तो इन्होंने कुछ एडिक्ट्स दिए, जिनको हमने इंस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि क्या थे 14 एडिक्ट्स थे, बट आपके सिलेबस में कितने, सिर्फ और सिर्फ 7। तो हम इन्होंने रॉक्स के ऊपर अपने इंस्क्रिप्शन लिखवाए, अपने एडिक्ट्स लिखवाए, उनमें से 7 आपके सिलेबस के अंदर जो कि है। सबसे पहले कहते हैं कि रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करो, अपने मम्मी पापा, अपने गुरु, सबकी इज्जत करो, अपने बड़े भाई की भी इज्जत करो, भले वो कितना भी शरारती क्यों ना, पर वो है वो तुम्हारा भाई, ठीक है, उसकी इज्जत करो, ठीक है, अपने एल्डर्स की इज्जत करो। साथ ही साथ जो यंगस्टर्स होते हैं, जो कि हमारे समाज की क्या है, नींव है, बेस है, वहीं हमारे समाज को बहुत ज़्यादा अंतिम ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। उन्हें क्या करो, प्रॉपर ट्रीटमेंट दो, इन्हें क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान दो। जैसे कि आप लोग, आपको क्या देना है, आपको कौन सी चीज़ कौन सा रेता, कौन सा साइट या फिर कौन से गेम्स, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सही, आप उसकी तरफ जाओ, जो आपके लिए गलत है उससे अगेंस्ट है, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा का मार्ग इन्होंने भी फॉलो किया, क्यों फॉलो किया वो आपको पता है, क्योंकि ये बुद्धिज़्म का एक पार्ट है, ठीक है। टॉलरेंस मतलब किसी से भी तुम झुको नहीं, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ तुम एक्शन लो, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा तक टॉलरेट ना करो। अब ये भी नहीं कि एक्शन लेकर मुक्का मार दे, ऐसा नहीं, उसे प्यार से समझा दो। इनका ये दोनों जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आई, इस कलिंगा वॉर के बाद इनकी सिचुएशन ऐसी हो गई थी। ये थे एक बहुत महान राजा और आज भी इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि बहुत महान राजा थे, पर कुछ चीज़ें गलत थी जो हुई थी कलिंगा वॉर के अंदर। फिर चैरिटी के ऊपर ध्यान दो, मतलब जो गरीब है उसकी बहुत ज़्यादा मदद करो, ठीक है। खाना वेस्ट मत करो, हो सके तो उस गरीब को खिला दो, हो सकता है उसने बहुत महीनों से या महीनों में बहुत हफ्तों से उन्होंने खाना ना खाया हो, उसे खाना खिला दो। फिर हमेशा सच के मार्ग पे चलो, कभी भी किसी भी सिचुएशन में आकर झूठ मत करो, और एक प्योर लाइफ हो। प्योर लाइफ के बारे में महावीर ने भी कहा था, ठीक है, अपना मन को स्वच्छ करो, गंदे विचार निकाल दो, ठीक है। ये थे 7 एडिक्ट्स जिसको आपको बस पढ़ना है। ये इन्होंने अपने दादाजी और अपने पिता दोनों के जैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लिया, तभी इन्होंने कलिंगा को भी अपने कब्जे में किया। हालांकि कलिंगा के वार को जीतने के बाद इन्होंने धर्म के रास्ते पर, मतलब क्या बोलते हैं, अहिंसा के मार्ग में चलने का फैसला किया, पर उस समय तक क्या हुआ था, मगध जो मौर्य साम्राज्य था वो साउथ, नॉर्थ और नीचे की तरफ भी अच्छे खासे तरीके में फैल चुका था। जो कलिंगा है वो कहाँ पर है, एक ये ओडिशा के अंदर आता है, ठीक है, ओडिशा के अंदर आता है, ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रोड्स, ट्रीज प्लांट करवाए रोड्स के आगे, इन्होंने हॉस्पिटल्स बनवाए, इन्होंने रेस्ट रूम्स बनवाए फॉरेनर्स के लिए, क्योंकि उस वक्त क्या हो गया, उस वक्त तक जो ट्रेड्स था वो बहुत अच्छे तरीके से फैल चुका था, बहुत ज़्यादा जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आकर रहे, इंडिया को देखा और ऐसे ही आपको पता है क्या हुआ था इंडिया के साथ। तो इन्होंने रेस्ट रूम्स वगैरह भी बनवाए। इन्होंने एक मंत्री, सब क्या रखते हैं, एक मंत्री रखते हैं ना, तो इन्होंने भी रखा था मंत्री, उस मंत्री का नाम, उसका उन्होंने नाम रखा धामा महामंत्र। अब कहीं कहीं या फिर आपके किताब में ही इस धर्म को धामा भी कहा गया है, ठीक है। धामा का मतलब, धामा एक पाली लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, धर्म होता है। तो धर्म या फिर धामा दोनों एक ही है। तो इन्होंने एक महामंत्र रखा था, कौन रखा था, धामा महामंत्र, जिसका काम क्या था, जिसने आपकी ज़िंदगी में उस समय, मतलब लोगों की ज़िंदगी के अंदर हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और कभी भी किसी क्या गलत है क्या सही है उनका मॉरल हाई करवाना, उनको अच्छा ज्ञान देना, उसका काम का, किसका काम था, धामा महामंत्र का। तो इसी के साथ मौर्यन एम्पायर खत्म हो चुका है। हालांकि जो जैनिज्म था उसके बाद बहुत सारे और चैप्टर्स थे जो कि आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली कहाँ पर आ गए, मौर्यन एम्पायर के अंदर, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि डायरेक्टली हम कहाँ पर शिफ्ट कर गए, 298 के अंदर घुस चुके थे। पर दिस इज़ ऑल जो आपके सिलेबस में है। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं।